everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video lecture series we are going to discuss different topics of immunology. So today we are going to discuss about complement system. तो आप सब सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या। कॉम्प्लीमेंट वर्ड से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको और इफ़ेक्टिव बना रहा है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो सीरम प्रोटीन्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। सीरम मतलब कि ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होती है उस प्लाज्मा में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन है, जस्ट अ मिनट, जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा किस में होती है, ब्लड में, इसलिए मैंने इसको सीरीन प्रोटीन बोला है। अब ये जो प्रोटीन है अप्रोक्स 30 होते हैं नंबर में, और इन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, ये सोलुबल है क्योंकि ये प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व होके इधर से उधर मूव करते हैं, सोलुबल है। नेक्स्ट कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन तो क्या हो गया जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू क्या बनाती है, हमारे प्रोटीन को बनाती है। अब जो ग्लाइको वर्ड है ये किसके लिए आता है, ये आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। दिस वर्ड कम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्या है, प्रोटीन्स हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। और इनको कौन बनाता है, इनको लीवर बनाता है, प्लस इनको कुछ सेल्स भी बनाती हैं जो इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी क्या है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज हमारी मोनोसाइट की मैच्योर सेल होती हैं, मतलब सबसे पहले मोनोसाइट फॉर्म होती है, पर जब ये मोनोसाइट टिश्यू के पास जाती है तो ये मैच्योर होकर मैक्रोफेज की फॉर्मेशन ले लेती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, जिसका फंक्शन होता है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब है सेल ईटिंग। जैसे आपने कभी अमीबा को देखा होगा, इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, कोई भी यहाँ पे मटेरियल आता है तो वो अपनी मेम्ब्रेन को उस मटेरियल के अराउंड सराउंड कर लेती है और उसको इनगल्फ कर लेती है, मतलब ईट कर लेती है। इसी तरह जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो भी सेल ईटिंग की कैपेबिलिटी शो करती हैं। जो भी हमारी पैथोजन सेल होगी वो पैथोजन सेल हमारी बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकता है, फंगस और मोल्ड हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसको ये क्या करेंगी, इनगल्फ करेंगी। तो हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सीरम प्रोटीन्स कंसिस्ट करता है। सीरम वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्लाज्मा में क्या करता है, डिसोल्व होके मूव करता है। ये क्या है, सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये लीवर के थ्रू या कुछ सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस के थ्रू क्या होते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में हमारी प्लाज्मा में पाए जाते हैं या सीरम में पाए जाते हैं। प्रो एंजाइम का मतलब है कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब जो ये प्रो एंजाइम्स हैं इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनको इनके पेप्टाइड फ्रेगमेंट में तोड़ना पड़ता है। देखो, बहुत सारे पेप्टाइड मिलके एक क्या बनाएंगे, प्रोटीन। बहुत सारे पेप्टाइड मिलके एक प्रोटीन बनाएंगे। अब वो प्रोटीन जो है उसमें एक पार्ट है फंक्शनल और एक पार्ट क्या है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नॉन फंक्शनल पार्ट को तोड़ के अलग करना पड़ेगा, जब जाके ये प्रोटीन क्या बनेगा, फंक्शनल। बट जब इस प्रोटीन के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, प्रो एंजाइम। बट जब मैं यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन करती हूँ, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन, या फिर मैं क्या बोलूँ, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब है, लाइसिस का मतलब है तोड़ना, प्रोटियो मतलब प्रोटीनेशियस हमारा कोई एंजाइम है यहाँ पे जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। वो क्या करेगा, इस प्रो एंजाइम से, जो कि एक प्रोटीन नेचर का है, नॉन फंक्शनल पार्ट को सेपरेट कर देगा और फंक्शनल पार्ट को सेपरेट कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में पेप्टाइड फ्रेगमेंट में इसको तोड़ रहा है। अब जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनेंगे उनको हम लोअर केस और अपर केस से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके डिफरेंट प्रोटीन को हम C1 to C9 के थ्रू
शो करते हैं। सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिनोट कर रहा है और 1 to 9 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे दी गई हैं। जैसे C1 हमारा सबसे पहले डिस्कवर हुआ इसलिए इसको C1 बोलते हैं, C2 हमारा बाद में, फिर C9 हमारा सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ इसलिए हम इसको C9 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ C3 का, कि C3 मेरा एक प्रो एंजाइम की फॉर्म में यहाँ पे सीरम में या प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब मैं इसका प्रोटियोलाइसिस कर रही हूँ कि प्रोटीनेशियस एंजाइम की हेल्प से जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये 2 फ्रेगमेंट बनाता है, एक C3A और एक C3B। एक C3A और एक मेरा क्या होता है C3B। C3 से मेरा क्या बना C3A एंड मेरा बना C3B। तो जो C3A है वो लोअर केस कंसिस्ट कर रहा है और C3B जो है वो अपर केस कंसिस्ट कर रहा है। तो लोअर केस वाला हमारा स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है जो मोस्टली नॉन फंक्शनल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है, नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल है। और जो हमारा C3B है वो लार्जर फ्रेगमेंट है और ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है ये क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है C2 इसका एक्सेप्शन है। जब C2 का प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन करते हैं तो C2A एंड C2B बनता है, बट इसमें जो लोअर केस है C2A ये लार्जर फ्रेगमेंट है और ये जो है हमारा C2B ये स्मॉलर फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, सीरम प्रोटीन्स को कंसिस्ट करने वाला सिस्टम है। अब जो ये सीरम प्रोटीन को कंसिस्ट करने वाला सिस्टम है ये बाइंड कैसे करेगा, ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा, ये बाइंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है क्या, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, मान लो ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये सेल जो है ये क्या है, मेरी बैक्टीरियल सेल है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल। इस सेल के ऊपर कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। इन रिसेप्टर्स से आके ये जो रिसेप्टर हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू क्या कर लिए जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटियोग्लाइडेंस होते हैं, प्रोटियोग्लाइडेंस होते हैं या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं या पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं, जिनका पैटर्न रिकॉग्नाइज कौन करेंगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारी मैक्रोफेज आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आती हैं एंड हमारी क्या आती है, डेंड्रिटिक सेल्स आती हैं। ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटियोग्लाइडेंस है ये आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रिलीज हो गई हैं, किसके थ्रू, हमारी बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। अब वो आके यहाँ पे बाइंड कर रही हैं, बाइंड कर गई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया ये है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन जो C1 to C9 है, वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन बाइंड होके एक मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। अब ये मैक कॉम्प्लेक्स पोर्स को जनरेट करेगा और ये पोर्स क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को, जो इसकी मेम्ब्रेन होगी उसको परमिएबल बना देंगे और बहुत सारा वाटर इसके अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। स्वेल करने के बाद ये बर्स्ट आउट हो जाएगी और कह सकते हैं कि सेल लाइसिस हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है वो कॉज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो इंक्लूड कर मोर देन 30 सोल्यूबल प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन सेल बाउंड प्रोटीन्स होते हैं, सेल से बाउंड होते हैं, ये अटैच होते हैं। जो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमारे इनेट एंड एक्वायर इम्यूनिटी दोनों को ही अफेक्ट करती है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा, जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है और जो बाय बर्थ एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब हम किसी बीमारी के कांटेक्ट में नहीं आते तब भी हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो हमारा इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी नहीं होती। सेकेंड है एक्वायर इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और ये हमारी मेमोरी कंसिस्ट करती हैं। आफ्टर इनिशियल एक्टिवेशन द वेरियस कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट इंटरेक्ट इन ए हाईली रेगुलेटेड कैस्केड। देखो
इसने बोला हाईली रेगुलेटेड कैस्केड। इसका मतलब क्या है, रेगुलेशन होती है यहाँ पे। रेगुलेशन कौन करता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रो एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब एक्टिव होता है। देखो यहाँ पे C1 है, वो सबसे पहले एक्टिवेट किया जाएगा, फिर वो जाके C2 C3 को एक्टिवेट करेगा और एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। वो एंजाइम जाके फर्दर हमारे दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए इसको एक कैस्केड इवेंट में हम बोलते हैं कि ये कैस्केड की फॉर्म में चलता है। अब हम जर्नलाइज्ड कुछ फंक्शन की बात करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो कौन कौन से फंक्शन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है। फर्स्ट है हमारा लाइसिस ऑफ सेल। ये सेल बैक्टीरियल सेल हो सकती हैं, वायरस सेल हो सकती हैं। ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ये फॉरेन बॉडीज़ हैं, ये हमारी बॉडी की सेल्स नहीं हैं, ये कहीं बाहर से एंटर करी हैं। और जो ये बैक्टीरिया और वायरस है ये फॉरेन बॉडी होने की वजह से हम इनको नाम दे देते हैं पैथोजेंस। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक टारगेट सेल है। ये टारगेट सेल या तो बैक्टीरियल सेल हो सकती है या फिर वायरस सेल हो सकती है। इसने क्या करा, बहुत सारे रिसेप्टर्स यहाँ पे कंसिस्ट कर रही है। कुछ इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होगी उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे कि ये भाई बैक्टीरिया की सेल है या फिर ये फॉरेन सेल है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है वो आके इसकी सेल के साथ या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के साथ क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। और अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, पोर्स, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल, वाटर कंटेंट एंटर करेगा, सेल स्वेल करेगी, बस्ट आउट हो जाएगी, सेल डिग्रेड हो जाएगी। ये है लाइसिस। ओप्सोनाइजेशन का मतलब होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी की तरह ही हमारा क्या होता है, ओप्सोनाइजेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक सेल है, ये सेल क्या है, हमारी इम्यून सेल। ये मैक्रोफेज भी हो सकती है, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकती है। इसने क्या करा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया गया है एक फॉरेन बॉडी के साथ, मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर हमारी एंटीबॉडी अटैच हो गई। एंटीबॉडी अटैच होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब इसको इनगल्फ कर लिया गया मैक्रोफेज के थ्रू, इनगल्फ करके सेल ने ईट कर लिया इसको, ताकि हमारी बॉडी से डेब्रिज रिमूव हो सके। ये है ओप्सोनाइजेशन। थर्ड है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हमारी स्वेलिंग आती है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, रेडनेस, ये सब होता है। देखो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, कहीं पे भी हमें इन्फेक्शन हो, इंजरी हो, वहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या वस्कुलर सिस्टम जो होता है या ब्लड वेसल्स हम बोलें, जिसमें हमारी कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वीन्स आती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, इनका लूमेन जो है, इनकी कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है और ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारी WBCs एंड RBCs होती हैं। ठीक है, तो जो WBC है वो हमारी इम्यून सेल्स हैं और WBC के अंदर ग्रेन्युलेटेड सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचने वाली पहली सेल होती हैं। ठीक है, ये लिम्फोसाइट क्यों पहुंचेंगी, क्योंकि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेट होगा। ठीक है, अब ये सेल्स जा रही हैं वहाँ पे, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इनको कौन कोज करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्लियरेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, अब ये क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एंटीबॉडी हमारे पैथोजन की सेल पे, जैसे बैक्टीरिया और वायरस की सेल के ऊपर अटैच हो रही है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। इस वेस्ट को कैसे रिमूव करेंगे, इनगल्फ करके। जो हमारी स्केवेंजर सेल्स हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, ये इसको क्या कर लेंगी, खा जाएंगी। ठीक है, तो उसको खा के हमारी बॉडी को क्लीन करेंगे, तो क्लियरेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली बोले तो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या काम होता है, लाइसिस ऑफ सेल, ओप्सोनाइजेशन एंड क्या करता है ये, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और कुछ इम्यूनो रेगुलेटरी मोलिक्यूल्स जैसे लिम्फोकाइंस, केमोकाइंस, साइटोकाइंस, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, इन सबको सिक्रेट करता है। ठीक है, इम्यून क्लियरेंस का काम करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं। अब हम समझेंगे
कि जो प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन है जो पार्ट फॉर्म कर रहे हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो कहाँ सिंथेसाइज किए जाते हैं, लीवर के अंदर। लीवर की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स जो प्रेजेंट होती है उनके थ्रू और मैक्रोफेजेस सेल्स के थ्रू भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जो हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसमें हमारी स्किन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक या हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसका जो लूमेन है जिसमें एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं किसके लूमेन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट के अंदर का जो लूमेन होता है, जो कैविटी होती है, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी वो भी क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती हैं। इसी तरह जेनाइटो यूराइनरी ट्रैक्ट के अंदर भी जो सेल्स हैं वो भी सिक्रेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। और जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी वेट का या हमारे सीरम का, सीरम क्या है, प्लाज्मा के अंदर जो ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसका 5% पार्ट फॉर्म करते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये सर्कुलेट करते हैं सीरम में और इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, जिसको हम प्रो एंजाइम या जाइमोजन बोलते हैं। जब इनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इनहिबिटरी फ्रेगमेंट को, जो कि हमारा लोअर केस से डिनोट किया जाता है, जैसे C3A है, ये हमारा क्या है, इनहिबिटरी फ्रेगमेंट, इसको क्या कर लेंगे, प्लाज्मा में डिसोल्व कर देंगे। और जो C3B है जो अपर केस से डिनोट किया गया है, ये हमारा फंक्शनल या फिर एक्टिव साइट कंसिस्ट करने वाला प्रोटीन है, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो रिएक्शन है वो एक सीक्वेंस में चलती है, मतलब कि वो एक एंजाइम कैस्केड इवेंट होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। 3 पाथवे हैं जिसके थ्रू हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लेक्टिन पाथवे। तो तीनों पाथवे का मेन पर्पस क्या होता है कि तीनों हमारे एक सेंट्रल मॉलिक्यूल जो कि हमारा C3B है उसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने का इनका मेन पर्पस होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा क्लासिकल पाथवे है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है, ये एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जब हमारे सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे तभी ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, जब भी हमारी टारगेट सेल कोई भी पैथोजेनिक सेल होगी, जो हमारा बैक्टीरिया, वायरस या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उस सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से जब जाके एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी तब हमारा क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। अल्टरनेट पाथवे हमारा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे होता है और ये एंटीजन के थ्रू ही क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया की सेल के ऊपर प्रेजेंट कंपोनेंट के थ्रू ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा, चाहे वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं होती। लेक्टिन पाथवे की बात करें तो ये भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, बट ये रिजेंबल किसको करता है, ये रिजेंबल करता है क्लासिकल पाथवे को। अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से जो मेरे नोट्स या मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बनाए हैं उससे हम समझने की कोशिश करेंगे अपने क्लासिकल पाथवे को। तो जो मेरा क्लासिकल पाथवे होता है उसके लिए रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन ए। अगर स्टेफाइलोकोकस के थ्रू हमें कोई इन्फेक्शन कोज किया गया है तो स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन ए यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड डीएनए, ये तीनों क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं हमारे किसको, हमारे क्लासिकल पाथवे को। अब देखो जो क्लासिकल पाथवे है वो कैसे एक्टिवेट होता है। क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की, ये हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। एक तो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबिन M, एक होती है इम्यूनोग्लोबिन G में इम्यूनोग्लोबिन G1, इम्यूनोग्लोबिन G2 एंड इम्यूनोग्लोबिन G3। ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कैपेबल हैं क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो जब इनिशियल स्टेज आती है एक्टिवेशन की तो उसमें हमारे C1, C2, C3 एंड C4 ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं।
ठीक है। और ये क्या होते हैं, पहले प्रो एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें एंटीबॉडीज़ या तो इम्यूनोग्लोबिन M हो सकती है या फिर इम्यूनोग्लोबिन G। तो कैसे होगी, जो हमारा C1 है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो कंपोनेंट है C1, वो बाइंड होगा FC रीजन के साथ। FC रीजन जो कांस्टेंट हमारा साइट है किसकी, कांस्टेंट फ्रेगमेंट जो है ग्लोबिन M का, उसके साथ बाइंड होगा। एक C1 को बाइंड करने के लिए 2 FC फ्रेगमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। अब जो C1 है ये एक कॉम्प्लेक्स हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर जो हमारा C1 है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। C1 के अंदर हमारा एक C1Q होता है, एक C1R होता है और एक C1S होता है। जो C1R है और C1S है, ये दोनों ही कैटालिटिक डोमेन कंसिस्ट करते हैं, कैटालिटिक डोमेन। और ये कैटालिटिक डोमेन किसके लिए होते हैं, FC रीजन के लिए होते हैं, FC रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन M। ठीक है, उसके लिए कैटालिटिक डोमेन होता है C1R और C1S के लिए, ताकि ये कन्फर्मेशनल चेंज कर सकें FC रीजन में और बाइंड कर सके C1Q को। ठीक है, C1Q जब बाइंड हो जाएगा हमारा किसके साथ, FC रीजन के साथ। एक C1Q को बाइंड करने के लिए कितने FC मॉलिक्यूल चाहिए या फ्रेगमेंट चाहिए, 2 FC फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो C1Q है वो जैसे ही बाइंड करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में, किसके साथ, हमारा बाइंड करता है ये FC रीजन के साथ। FC रीजन किसका, हमारी इम्यूनोग्लोबिन M का। और इम्यूनोग्लोबिन किससे अटैच होगा, एंटीजन के साथ अटैच होगा। ये एंटीजन क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी भी पैथोजेनिक सेल के अंदर, मतलब जो भी इन्फेक्शन कोजिंग सेल है उसके ऊपर जो एंटीजन है उसके साथ इम्यूनोग्लोबिन बाइंड है। इम्यूनोग्लोबिन का जो FC रीजन है वो बाइंड किया गया है यहाँ पे C1Q के थ्रू। जैसे ही C1Q बाइंड होगा तो CR जो है, C1 जो R है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा सीरीन प्रोटीएज एंजाइम में। C1R किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीन प्रोटीएज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीएज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो किसको एक्टिवेट कर देता है, C1S को एक्टिवेट कर देता है। C1X जो C1S जो है वो एक एस्टरेज है। C1S क्या है, एक एस्टरेज है। ठीक है, C1S हमारा क्या है, एस्टरेज है, और ये फर्दर आगे एक्टिवेट करता है दूसरे प्रोटीन्स को। ठीक है, दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। दूसरे प्रोटीन कौन से, 2 सब यूनिट हैं जो किसके थ्रू एक्टिवेट करी जाती हैं, C1S के थ्रू। C1S इज एन एस्ट्रेज, और ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये 2 सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करता है, C4 को एंड C2 को। ठीक है, देखो मैंने ये बोला है कि मान लो ये एक सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन M के थ्रू बाउंड कर दिया गया। अब इम्यूनोग्लोबिन M में एक हैवी चेन, एक हमारी लाइट चेन होती है, और उसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फ्रेगमेंट है FC फ्रेगमेंट, उसके 2 फ्रेगमेंट के साथ हमारा C1 कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जो C1 कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये अलग अलग फ्रेगमेंट से मिलके बना है, C1Q से, C1R से एंड C1S से। C1Q जो है वो बाइंडिंग कैपेबिलिटी रखता है, बट C1R एंड C1S जो है ये कैटालिटिक डोमेन होते हैं। ठीक है, अब ये कैटालिटिक डोमेन होने की वजह से जो C1R है वो सीरीन प्रोटीएज है। सीरीन प्रोटीएज एक्टिविटी शो करता है और ये एक्टिवेट करता है C1S को। C1S हमारा एस्ट्रेज एंजाइम है जो 2 सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, C4 पे एंड C2 पे। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे C1 है, हम C1 की बात कर रहे हैं, तो वो C1S जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, C4 को। C4 जो कंपोनेंट है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। C14 में एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और गामा। 3 क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है।
तो क्या करेगा, यहाँ पे जो C1S है वो इसको हाइड्रोलाइज करेगा C4A में एंड C4B में। अब C4A लोअर केस से डिनोट किया गया तो ये स्मॉलर फ्रेगमेंट है, ठीक है, और C4B जो है ये लार्जर फ्रेगमेंट है, ठीक है, लार्ज। तो C4B जो है वो हमारा फंक्शनल होगा, C4A जो है वो C4A जो है हमारा ये अमाइनो टर्मिनस फॉर्म करेगा अल्फा चेन का और एक्सपोज करेगा बाइंडिंग साइट। किसके लिए बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करेगा? C4B के लिए, C4B के लिए। मतलब C4A का क्या रोल है यहाँ पे? C4A का रोल ये है कि सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करके C4B के लिए क्या कर रहा है? साइट को एक्सपोज कर रहा है। तो फाइनल कॉम्प्लेक्स क्या बना? सेल के ऊपर C1 पहले से बाउंड था, अब 4B भी बाउंड हो गया, तो क्या बन गया? C1-4B। तो कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? C1-4B बन गया, ठीक है, C1-4B बन गया। अब जो C1-4B है ये क्या करता है? ये हमारा आगे फर्दर किसको एक्टिवेट करता है? C2 को। C2 क्लीव किया जाता है अब दोबारा से C1S के थ्रू, C1S के थ्रू दोबारा से C2 के मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है C2B में और C2A में। अब जो C2B है वो तो डिफ्यूज़ हो जाता है हमारे सीरम में या फिर प्लाज्मा के अंदर, वो तो डिफ्यूज़ हो जाता है। अब बात आई किसकी? C2A की। ये अब पहले से C1 बाउंड है, पहले से C4B बाउंड है, अब क्या बाउंड हो गया? C2A। तो हम इसको बोल देंगे C1-4B-2A कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा क्या बन गया? C1-4B-2A कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? C3 कन्वर्टेज, जिसको कलेक्टिवली हम C3 कन्वर्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। अब C3 कन्वर्टेज C3 कंपोनेंट को C3A और C3B में तोड़ देता है, ठीक है। अब ये C3B में जब टूट जाता है तो C3A तो हमारा डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा के अंदर और हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे? C1-4B-2A-3B कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाता है। इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं C5 कन्वर्टेज का, C5 कन्वर्टेज का। C5 कन्वर्टेज C5 को तोड़ता है C5A में जो कि स्मॉलर फ्रेगमेंट है जो प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाता है एंड C5B में। तो अब हमारा C1-4B-2A-3B और C5B हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे C5B से लेके 9 तक के कॉम्प्लेक्स हमारे किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो गए हैं, जो हमारा एक मैक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो पोर की फॉर्मेशन करता है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है जिसका डायमीटर 100 एंगस्ट्रोम होता है। ये 100 एंगस्ट्रोम जो है ये इतना बड़ा साइज फॉर्म करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे अदर मटेरियल सेल के अंदर घुस जाते हैं और सेल को स्वेल कर देते हैं। सेल लाइसिस हो जाता है और सेल बर्स्ट आउट हो जाती है। सो दिस वॉज अबाउट क्लासिकल पाथवे। अब जो हमारा अल्टरनेट पाथवे है, ये पाथवे इन्वॉल्व करता है 4 सीरम प्रोटीन्स। इसके लिए चाहिए हमें 4 सीरम प्रोटीन्स, ठीक है। एक हमारे पास चाहिए C3, एक हमारे पास होना चाहिए फैक्टर B, एक हमारे पास होना चाहिए C3, एक होना चाहिए फैक्टर B और एक होना चाहिए फैक्टर D और एक होना चाहिए हमारे पास प्रोपरडीन। ये 4 हमारे पास सीरम प्रोटीन होने चाहिए टू एक्टिवेट अल्टरनेट पाथवे। एंड किसी को डाउट है कि कहाँ से मैंने ये कंसेप्ट लिया है, तो मैंने क्यूबे से लिया है, क्यूबे का 6th एडिशन, ठीक है। मेरी जितनी भी यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की वीडियोस होंगी वो क्यूबे से ही होंगी। तो यहाँ पे अल्टरनेट पाथवे जो है वो किसके थ्रू एक्टिवेट किया जाएगा? 4 यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? सीरम प्रोटीन चाहिए। पहला हमारे पास है C3, सेकेंड हमारे पास है फैक्टर B और थर्ड हमारे पास है फैक्टर D और फोर्थ हमारे पास क्या है? प्रोपरडीन। तो ये 4 फैक्टर प्रोटीन मेरे को चाहिए अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए। देखो ये डिफरेंट पाथवे हैं क्या? ये अलग अलग तरीका है जिसके थ्रू हमारे अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, नथिंग एल्स। तो जो अल्टरनेट पाथवे है वो इनिशिएट किया जाता है सेल सरफेस कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू, ठीक है। सेल सरफेस कॉन्स्टिट्यूट मतलब सेल के ऊपर प्रेजेंट हमारे एंटीजेंस, और ये किसी एक पर्टिकुलर
पैथोजन के पर्टिकुलर होंगे, मतलब बैक्टीरिया के अलग, वायरस के अलग और हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग। फॉर एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो किसको अट्रैक्ट करते हैं, अल्टरनेट पाथवे को। पर अल्टीमेटली सारे पाथवे को क्या हमारा एक्टिवेट करना है, C5b कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्लासिकल पाथवे था उसमें तो C3 हमारा एक्टिवेट कर दिया गया था C1 के थ्रू। ठीक है, C1 के थ्रू पहले हमारा क्या, C1S के थ्रू पहले C2 C4 एक्टिवेट हुआ और हमारा एंजाइमेटिक कैस्केड आगे चल पड़ा। बट जब हम अल्टरनेट पाथवे की बात करते हैं तो जो हमारा सीरम है या प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, उसके अंदर होता है हमारा C3 कॉम्प्लेक्स। ये C3 कॉम्प्लेक्स है। हमने C3 में पढ़ा कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, ये अल्फा दिखा रखी है, बीटा दिखा रखी है। तो ये C3 है जो प्रो एंजाइम की फॉर्म में है। सबसे पहले ये प्रो एंजाइम की फॉर्म में, सीरम में इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसका क्या हुआ, C4b2a कॉम्प्लेक्स के थ्रू, C4b2a कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो कि एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो इसका प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन करता है, जिसमें ये 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है। C3b जो कि एक लार्जर फ्रेगमेंट है और जो फंक्शनल है। ठीक है, और एक C3a जो कि नॉन फंक्शनल है और ये हमारी प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया है। टूट गया है, टूटने की वजह से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेटेड C3b कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, और इससे एक फ्रेगमेंट टूट के हमारा अलग हो गया है जो कि इनएक्टिव C3a था। अब आगे क्या होता है कि जो हमारा C3 जो कंपोनेंट है वो अब फॉरेन सरफेस, अब यहाँ पे मान लो कोई भी हमारी एंटीजन है, एंटीजन की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर से हमारा हाइड्रोक्सिल, मतलब इस रिसेप्टर के पास हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारी फॉरेन सरफेस का जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया की सेल है या वायरल पार्टिकल है या होस्ट है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के साथ ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है ये, हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये डबल बॉन्ड O के थ्रू तो अटैच था ही। अब इसने अपना एक बॉन्ड कहाँ बनाया, इसने अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, और वो ऑक्सीजन हमारा जो पैथोजन है, ये जो सेल है, ये या तो बैक्टीरिया की सेल हो सकती है या फिर वायरस की सेल हो सकती है। इसके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो हमारा C3b फ्रेगमेंट था जो कि फंक्शनल और एक्टिव फ्रेगमेंट था हमारा किसका, C3 का, C3 कन्वर्टेज का। ठीक है, सॉरी कन्वर्टेज अलग है, कन्वर्टेज ये है, C3 कन्वर्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो C3 फ्रेगमेंट के साथ ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और एक्टिवेट कर देगा हमारे किसको, अल्टरनेट पाथवे को। देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रही हैं कि अगर मेरा फ्री होता C3b, अगर वो किसी भी माइक्रोब की सेल के रिसेप्टर से अगर वो अटैच नहीं होता तो वो इनएक्टिवेट कर दिया जाता। ठीक है, क्यों कर दिया जाता, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है, बहुत सारी मेमेलियन सेल की जो मेम्ब्रेन है उनमें सियालिक एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं सियालिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है मेमेलियन सेल में, जिसकी वजह से जो फ्री C3b है वो मॉलिक्यूल होस्ट सेल से बाउंड नहीं कर पाता, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये रेयरली बाइंड होता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ। बट जब भी बहुत सारी फॉरेन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल आ गई हमारे पास, या सरफेस रिसेप्टर आ गए, जैसे बैक्टीरिया की सेल वाल बहुत सारी आ गई, बैक्टीरिया बहुत सारे आ गए, ईस्ट सेल बहुत सारी आ गई, या वायरस बहुत सारे आ गए, तो हमारा जो सियालिक एसिड है उसका लेवल कम पड़ जाता है। तो हमारा C3b है वो माइक्रोब की सेल से अटैच हो जाता है, तो वो हमारा C3b बाउंड स्टेट में आ जाता है। तो जब वो बाउंड स्टेट में आ जाता है तो यहाँ पे उसको हम फैक्टर B बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर B बोलते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो स्टेबलाइज किया जाता है यहाँ पे मैग्नीशियम आयन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है, C3b कॉम्प्लेक्स। ये B फैक्टर है इसलिए B कैपिटल में है, और ये C3b जो है ये लार्जर फ्रेगमेंट शो कर रहा है C3 का। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर।
अब जो ये हमारा फैक्टर बी है, ये इसको एक एंजाइमेटिकली एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? दूसरे सीरम प्रोटीन के लिए, जो कि फैक्टर डी है। और फैक्टर डी इजीली बाइंड कर सकता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ और इसको 2 फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, जो कि एक बी ए फ्रेगमेंट है जो डिफ्यूज हो जाता है सीरम प्रोटीन में। और नेक्स्ट हमारा क्या है? C3b बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम C3 प्रोएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। और ये फर्दर आगे जाके हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है C3b, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इस पूरी कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज का नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? C3b कन्वर्टेज का नाम बोलते हैं, ठीक है। अब जो C3 कन्वर्टेज है, इसकी हाफ लाइफ 5 मिनट की होती है। अगर इससे प्रोपर्डीन बाइंड ना करे तो ये डिफ्यूज हो जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट अगर विद इन 5 मिनट C3 कन्वर्टेज के साथ अगर प्रोपर्डीन बाइंड हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्टेबल हो जाता है और इसकी जो एक्टिविटी है 30 मिनट तक एक्सटेंड हो जाती है। तो जो C3b बी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं C3b कैपिटल बी और इसके ऊपर बार का मतलब होता है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है। ये अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है? एक्टिवेट होता है और ये हाइड्रोलाइज करता है C3 को टू जनरेट मोर C3b कॉम्प्लेक्स। फिर दोबारा से ये C3 पे एक्टिवेट होता है और दोबारा से हमारा C3b कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है और हमारा C3b कैपिटल बी स्मॉल बी P3, ये P हमारा प्रोपर्डीन के लिए आया और स्मॉल b हमारा किसके लिए आया? अगेन जो C3b हमारा जनरेट हुआ उसके लिए आया। तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बना? C3b कैपिटल B स्मॉल b प्रोपर्डीन के लिए और फिर 3b के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हम नाम देते हैं C5 कन्वर्टेज, जो आगे जाके C5 के ऊपर एक्ट करता है और C5b एंड C5a जनरेट करता है। C5a स्मॉलर फ्रेगमेंट है, नॉन फंक्शनल है, तो ये क्या करेगा? हमारा डिफ्यूज हो जाएगा। C5b हमारा फिर C9 तक कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट है उनके साथ बाइंड करके दोबारा मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और जैसा क्लासिकल पाथवे में चला था वैसा ही यहाँ पे भी चलेगा। तो जो क्लासिकल पाथवे है वो सबसे पहले हमारा किसने डिस्क्राइब किया था? प्लीमर ने 1954 में। इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है C1, C2, C4 इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्टली कौन एक्टिवेट होता है? C3। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्टर डी की, फैक्टर पी की, बी की और प्रोपर्डीन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्ट वन है हमारा यहाँ पे लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं या बाइंड करते हैं स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट पे। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे प्रेजेंट होगी? हमारी पैथोजन के सरफेस पे, जैसे बैक्टीरिया के सरफेस पे, ठीक है। क्योंकि जो लेक्टिन है वो एक्टिवेट करता है हमारे कॉम्प्लीमेंट को, जो किससे बाइंड करता है? मैनोज रेजिड्यू से, मैनोज रेजिड्यू से बाइंड करता है, ठीक है। अब जो लेक्टिन पाथवे है वो एक्टिवेट किया जाता है बाइंड करके किसका? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के थ्रू, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के थ्रू, ठीक है, टू मैनोज रेजिड्यू। ये जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन्स हैं ये किसके साथ बाइंड होते हैं? मैनोज रेजिड्यू के साथ। और ये मैनोज रेजिड्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन पे या फिर कार्बोहाइड्रेट पे। ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे मैनोज और जो कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अमाइन, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के सेल के ऊपर प्रेजेंट है। और इन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जैसे साल्मोनेला, लिस्टेरिया, नाइजीरिया स्ट्रेन्स एंड क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एंड कैंडिडा एल्बिकेंस। देखो, जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है ये कंपोनेंट फॉर्म करते हैं लेक्टिन पाथवे के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ये लार्ज सीरम प्रोटीन है, ये किसके साथ बाइंड होते हैं? मैनोज के साथ या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो सकती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अमाइन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। और इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ सकते हैं? इनमें बैक्टीरिया आ सकते हैं हमारे साल्मोनेला, लिस्टेरिया, नाइजीरिया,
क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड कैंडिड एल्बिकेंस, ये बैक्टीरिया आ सकते हैं। जो MBL है ये एक्यूट फेज प्रोटीन है। ये क्या है? एक्यूट फेज प्रोटीन है। और ये एक्यूट फेज प्रोटीन एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इसका फंक्शन सिमिलर होता है C1 क्याउ के थ्रू। जैसे क्लासिकल पाथवे में C1 क्याउ का फंक्शन होता है वैसे ही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और अब वैसे ही इसका हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। आफ्टर MBL बाइंड टू सरफेस ऑफ सेल और पैथोजन, जब MBL बाइंड हो जाता है सेल के सरफेस से तो MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज एक्टिवेट होता है, MASP। MASP स्टैंड फॉर MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस। ये हमारे MSP फर्स्ट एंड MSP2 होते हैं, जो किससे बाइंड हो जाते हैं? MBL से बाइंड हो जाते हैं। जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है इसकी एसोसिएशन क्या करती है? क्लीवेज करती है, क्लीवेज करती है एंड एक्टिवेशन करती है C2 का और C4 का, ठीक है। MSP1 एंड MSP2 प्रोटीन हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, किसकी तरह होती है? इनकी C1R एंड C1S की तरह होती है, जो क्लासिकल पाथवे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो C2A है और C4A है ये तो डिफ्यूज हो जाएंगे एंड C4B एंड C2B जो है वो एक्टिवेट होके क्या बनाते हैं? C4B2B कॉम्प्लेक्स, जिसको हम C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। जो C3 को अगेन तोड़ देता है C3A में, जो डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा में, एंड C और किस में तोड़ देता है? C3B में, जिसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है C4B2B 3B कॉम्प्लेक्स, जिसको हम C5 कन्वर्टेज बोलते हैं, जो अगेन C5 को C5A एंड C5B में एक्टिवेट करता है और फिर मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। सेम हमारा आगे कैस्केड चलता है जैसा क्लासिकल पाथवे में चला था। तो दिस वाज अबाउट, हमारा किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लेक्टिन पाथवे के बारे में। यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते हैं। जो हमारा क्लासिकल पाथवे होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है और सबसे पहले एक्टिवेशन होता है C1 का। इसमें C1 तब बाइंड होता है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड होता है। इसको इनेट इम्यून मैकेनिज्म का पार्ट नहीं मान सकते। जो अल्टरनेट पाथवे होता है ये C1, C2, C4 को इंक्लूड नहीं करता, ये डायरेक्ट C3 से एक्टिवेट होता है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, कोब्राविनोम फैक्टर, नेफ्रेटिक फैक्टर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि जब हमें स्नेक बाइट करता है तो उसकी मेमोरी नहीं रहती, नेफ्रेटिक फैक्टर में भी नहीं रहती। लेक्टिन पाथवे जो है वो हमारे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ क्या करता है? एक्टिवेट होता है जब मैनोज रेजिड्यू जो कि बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनसे बाइंड होता है। इसका कोई भी रोल नहीं होता एंटीबॉडीज़ के लिए और ये अल्टरनेट पाथवे के काफ़ी सिमिलर होता है और क्लासिकल पाथवे के। इसको हम कंपोनेंट मान सकते हैं इनेट इम्यून मैकेनिज्म का। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे। दिस इज द समरी ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स परफॉर्म करता है। जैसे सेल साइकिल C5B एंड 9 के थ्रू मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके करा जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सबसे पहले डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स C3A, C4A एंड C5A ये एनाफाइलोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। डीग्रेनुलेशन ऑफ इओसिनोफिल्स के लिए C3A एंड C5A रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्स्ट्रावेजेशन एंड केमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट एट इन्फ्लेमेटरी साइट is caused by C3A, C5A and C5B67. So this is the chart which you can go through to know about the biological effect of complement protein. And thank you so much for clicking on my video, and if you do like it then please subscribe to my channel and thumbs up, and if you have any query then write in the comment section given below.